हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी में जो आपकी 8 मई से परीक्षा होने को है। इसमें जो आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इसके हम लोग 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहेगा डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। समस्या केंद्रित एवं लोकतांत्रिक तकनीक कौन सी है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, ड्रिल कार्य, गृह कार्य या फिर ये सारी ही समस्या केंद्रित और लोकतांत्रिक तकनीक की हैं, तो वो हमारा बेस्ट ऑप्शन ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। समस्या केंद्रित और लोकतांत्रिक तकनीक क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। निम्न शिक्षण अधिगम सामग्री एक साथ देखने और सुनने की शक्ति को बढ़ाता है। श्रव्ययुक्त चलचित्र, ठीक है, फ्लैनल बोर्ड, चित्र या फिर रेडियो। कौन है जो जिसमें आप सामने देख भी सकते हो, सुन भी रहे हो? तो देखिए, फ्लैनल बोर्ड की अगर बात करें या सिर्फ चित्र की बात करें तो ये सिर्फ हमारे विजुअल साधन है। क्या है? ये सिर्फ विजुअल साधन है जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। रेडियो जो है ये हमारा ऑडियो यानी कि सुनने का साधन है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो श्रव्य दृश्य की बात हो रही है, देखने की और सुनने की बात हो रही है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में, जहां हम सुन भी सकते हैं और चलचित्र सामने इमेजेस भी हैं और उनके बारे में हम सुन भी रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑडियो इक्विप्ड मोशन पिक्चर्स। ठीक है, चलिए, इसमें छात्र चित्रों को मोशन करते हुए, गति करते हुए देखते भी हैं और उनसे जुड़ी जो आवाज है उसको सुनते भी हैं, जिससे सीखने की शक्ति बढ़ती है। श्रव्य दृश्य सामग्री छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए, ना बड़ी ना ही छोटी होनी चाहिए। तो जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है, सुनने देखने की जो सामग्री होती है, ना बड़ी ना ही छोटी होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। ठीक है। शिक्षण शास्त्र है व्यवहार का विज्ञान, अधिगम का विज्ञान, शिक्षण का विज्ञान या फिर परीक्षण का विज्ञान। जो शिक्षण शास्त्र है वह शिक्षण का विज्ञान माना गया है। सर, क्या माना गया है? शिक्षण का विज्ञान माना गया है। समस्या समाधान में सम्मिलित होता है इमेजिनेशन, चिंतनशील चिंतन, अमूर्त चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। क्या होता है? तो समस्या समाधान में चिंतनशील चिंतन होता है। समस्या समाधान में क्या इंक्लूड होता है? चिंतनशील चिंतन सम्मिलित होता है। प्रदर्शन विधि, जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेट मेथड कहते हैं, सिद्धांत डैश और के बीच संबंध बनाने में सहायता करता है। प्रदर्शन विधि सिद्धांत और किसके बीच में? अभ्यास के बीच में संबंध बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे बिकॉज टाइम है नहीं, बस फटाफट से सारे आपके जितने भी पेपर है कंप्लीट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। एक अच्छा व्याख्यान प्रदान करता है शिक्षार्थियों के लिए सक्रिय भागीदारी, रचनात्मक सोच, स्पष्टीकरण के लिए उपयुक्त अवसर या फिर वास्तविक अनुभव। तो एक अच्छा व्याख्यान क्या प्रदान करता है? स्पष्टीकरण के लिए उपयुक्त अवसर। देखिए, यहाँ पे एक अच्छा व्याख्यान हो रहा है तो जब टीचर व्याख्या दे रहा होता है तो उसमें बालक जो है वो एक्टिव नहीं होता है, पैसिव होता है। स्पष्ट, अच्छा ठीक है ना, तो क्रिएटिविटी दिखाता है बच्चा, वास्तविक अनुभव उसको हो नहीं रहा है, तो स्पष्टीकरण के लिए उसको सही अवसर मिलता है क्योंकि टीचर के साथ डिस्कशन भी हो रहा है, क्योंकि टीचर यहाँ पे व्याख्या कर रहा है। जब शिक्षक पढ़ा रहे हो तो बीच बीच में बालक जो है वो उसको ये मौका भी मिलता है कि वो अपने डाउट्स क्लियर कर सके और टीचर उस बात को बहुत सरल और क्लियरली बच्चे को समझा पाए। ठीक है, टीचर उसको उदाहरण दे करके समझा दे, कई पॉइंट्स को दोबारा क्लियर कर दे, है ना। तो अब यहाँ पे व्याख्यान यानी पढ़ाने के दौरान सिर्फ बोला नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन को दूर करने का मौका देना भी स्पष्टीकरण का अवसर कहलाता है। मूल्यांकन का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, मूल्यांकन के उपकरण के रूप में, निर्देशन विधि के रूप में या फिर दिशा निर्देश के रूप में। तो ये होता है मूल्यांकन के उपकरण के रूप में। मूल्यांकन का उपयोग इस प्रकार किया जाता है, मूल्यांकन के उपकरण के रूप में मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। एक व्यक्ति के रूप में एक प्रभावी शिक्षक का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सामाजिक परिचय, विचारों एवं कार्यों का एक अच्छा संचारक, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार, समाज के अन्य सदस्यों का सम्मान करने वाला। कैसा होना चाहिए? तो वह विचारों एवं कार्यों का एक अच्छा संचारक होना चाहिए। ऑप्शन
बी राइट हो जाएगा। शिक्षक प्रभावशीलता का प्रमुख क्षेत्र क्या है? शिक्षक प्रभावशीलता का जो प्रमुख क्षेत्र है, शिक्षक क्या करता है? शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे शिक्षण शास्त्र आपका राइट हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण सामान्यतः किया जाता है। स्कूल वर्ष की समाप्ति के बाद निदान करोगे? नहीं। अध्ययन के एक नए इकाई की शुरुआत से पहले, बात तो ठीक लग रही है कि जब भी नई यूनिट शुरू कर रहे हैं उससे पहले बच्चों को अगर कोई समस्या है, कोई कठिनाई है तो उसको पहले हम चेक कर लें। छात्रों को प्रकट कार्य देने से पहले, अंतिम परीक्षा समाप्त करने के बाद, नहीं, यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो निदानात्मक जो होता है वो इसीलिए किया जाता है कि बच्चे को कहीं पे कोई समस्या है तो क्लियर हो जाए। अध्ययन के एक नई यूनिट शुरू करने से पहले बच्चे का निदानात्मक अध्ययन परीक्षण कर लिया जाता है, जिससे उसकी कठिनाइयाँ समस्याएं पता लग जाती हैं। कक्षा के आकार और समय में कम शिक्षण अनुभव को कहा जाता है, यानी कि कक्षा का आकार भी कम है, छोटा है, समय भी छोटा है, समय भी कम है और वहाँ पे शिक्षण हो रहा है। तो ये किसकी विशेषता है? ये सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है। सर किसकी विशेषता है? माइक्रो टीचिंग की, क्योंकि यहाँ पे जो समय है वो 5 से 10 मिनट का समय होता है। आकार जो है केवल कक्षा में 5 से 10 छात्र होते हैं और यहाँ पे इसका मेन उद्देश्य एक समय में एक ही शिक्षण कौशल, कोई भी एक स्किल को डेवलप करना होता है बच्चे के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही बच्चे को फीडबैक मिलता है, ठीक है, तो वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर के आता है। जैसे आप लोग बीएड डीएलएड के जो छात्र होते हैं उनके लिए ये मेन होता है। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षुओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक के पास होना चाहिए, एक शिक्षक के पास क्या होना चाहिए? अपने विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए, छात्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। एक शिक्षक के पास ये सारी चीजें होना अत्यंत आवश्यक है। पाठ्य योजना का अंतिम चरण क्या होता है? पुनरावृत्ति, गृहकार, अनुक्रियता, श्याम पट्टिकार। तो पाठ्य योजना, पूरा लेसन प्लान। अब आप बच्चों को लास्ट में क्या करेंगे? बच्चों को लास्ट में होमवर्क देंगे। ठीक है, पाठ्य योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो आप लेसन प्लान बनाते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास करना, टीएलएम सामग्री की तैयारी या फिर टीएलएम तैयार करना। तो पाठ्य योजना का मेन पर्पज होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास करना। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन इसके अनुसार किया जाना चाहिए। किसके अनुसार किया जाना चाहिए? संबंधित क्षेत्रों में उनकी उपलब्धता क्या है, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, उसमें लागत कितनी आई है, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए। देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज किया जाता है ये देख करके कि हम बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, हमारा टीचिंग का मोटिव क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए टीएलएम की व्यवस्था हम करते हैं। चॉक बोर्ड एक प्रकार की सहायता सामग्री है। श्रवण दृश्य है। देखिए, चॉक बोर्ड जो है वो श्रवण और दृश्य नहीं है, क्योंकि बोर्ड जो है वो बोलता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है। ये एक दृश्य है, श्रवित नहीं है, श्रव्य नहीं है। सिंपल सी बात है, बोर्ड पर लिखी चीजों को हम सिर्फ देख सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है पाठ को रोचक बनाने के लिए। बात तो ठीक है, जब हम टीएलएम का यूज करते हैं तो चैप्टर अपने आप इंटरेस्टेड बन जाता है। प्रभावी हमारी जो टीचिंग है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है छात्रों को अधिगम में सम्मिलित करने के लिए। बिल्कुल, बच्चे इससे ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं, इंक्लूड होते हैं हमारे साथ में। तो ये सारी ही बातें यहाँ पे ठीक हो जाती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। कौन सी शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित है, जिसमें सिर्फ टीचर सेंटर में है? व्याख्यान, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टीचर ही व्याख्यान देता है, तो ये तो बात ठीक है। प्रोजेक्ट में बच्चा एक्टिव होता है, ह्यूरिस्टिक में बच्चा एक्टिव होता है, प्रश्नोत्तर विधि में भी बच्चा एक्टिव होता है। सिंपल सी बात है, शिक्षक जो शिक्षक केंद्रित है वो विधि हमारी व्याख्यान विधि है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे बच्चे को मौका नहीं मिलता, यहाँ बच्चा पैसिव बन करके बैठा रहता है, बाकी तीनों जगह बच्चा एक्टिव है। सूक्ष्म शिक्षण का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? सूक्ष्म शिक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो DW एलन के द्वारा दिया गया था। 20 हाँ, यहाँ से 20, 25, 13, 18, 15 की माध्यिका क्या होगी? तो यहाँ पे अगर आपको माध्यिका निकालनी है 20, 18, 15, 13 क्या होगी इसकी माध्यिका? देखिए, माध्यिका आपको पता है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो दी गई संख्या है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले 13 आएगा, 13 के बाद फिर 15 आएगा, उसके बाद 18, फिर 20 और उसके बाद 25। ये हमने लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब टोटल संख्याएं कितनी है सर? टोटल संख्याएं 5 हैं, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2, मतलब 5 + 1/2 कर लेंगे, 6/2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो 3, 1 2 3, ये तीसरा पद है 18। ठीक है, तो क्रम में तीसरा पद 18 है, तो इसकी माध्यिका क्या होगी? 18 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन कहता है निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या गायब है वो आपको बतानी है। 15, 12, 17, 10। यहाँ पे जो संख्या आनी चाहिए वो ज्ञात करनी है 8, 27, 6। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व आप करके देखिएगा। तो बाकी इसका आंसर हम बता दें, इसका जो आंसर है वो आपका 19 आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर 15, 12, 17, 19, हाँ 19 ही आना चाहिए। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। यदि a ग्रेटर दैन 0 तथा b लेस दैन 0 तब इनमें से कौन सा कथन हमेशा सत्य होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर a जो है वो 0 से बड़ा है तथा b 0 से छोटा है तब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमेशा सत्य होगा। a माइनस b 0 से बड़ा है, a प्लस b 0 से बड़ा है, a प्लस b 0 से छोटा है, या फिर a माइनस b 0 से छोटा है। यानी आपको देखना है कि इस दिए गए कंडीशन में कौन सा स्टेटमेंट हमेशा राइट होगा। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, क्या दिया है, a ग्रेटर दैन 0 और दिया है b लेस दैन 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस जो b है, तो यहाँ पे जैसे माइनस b जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी करके इसको निकालेंगे, तो जब इसको पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है देखिएगा 24 नंबर। 8 क्रमिक पूर्णांकों की गुणनफल को इनमें से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करती है। 4, 8, 6, 7। 8 क्रमिक पूर्णांकों की गुणनफल को कौन सी संख्या विभाजित कर पाएगी। तो वो जो संख्या है जो विभाजित कर पाएगी हमारी 6 हो जाएगी। सर क्या हो जाएगी, 6 जो संख्या है वह विभाजित कर पाएगी। गणित की सबसे उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। समस्या समाधान की प्रक्रिया है मैथ्स, सामान्यीकरण का महत्वपूर्ण साधन है, एक व्यावहारिक विज्ञान है, या तार्किक तर्क का विज्ञान है। क्या है ये, तो ये तार्किक तर्क का विज्ञान है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड हमारे कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, आपका एक सब्जेक्ट ये पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है, दूसरा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस रहेगा। ठीक है, तो आप हमें मैसेज कीजिए कि सर हमारी टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ मैथ्स, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस है, हमें नोट्स चाहिए। हम आपको कंप्लीट प्रोसेस भेज देंगे, आप फीस पे करेंगे और नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे चारों पेपर के। ठीक है, आपके 4 पेपर होंगे, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। ये चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके लिए एनफ रहेगा। आपका बीएड एग्जाम कंप्लीट हो जाए, फिर हम इस चैनल पर, जो हमारा दूसरा चैनल है, यहाँ पे हम यूपी डटी क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसको अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है यदि अर्जुन की मानसिक आयु 15 वर्ष और वास्तविक आयु 12 वर्ष है तो अर्जुन की बुद्धि लब्धि क्या होगी। आपको यहाँ पे IQ निकालना है। तो IQ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, IQ बराबर होता है MA/CA × 100। मतलब मेंटल एज कितनी है 15। ठीक है, 15, फिर नीचे उसकी वास्तविक आयु है 12, गुणे इसको 100 कर दो। अब निकाल लो, इसको कैसे निकालोगे भाई, देखिए 2 से काट दो तो 1 मिनट, 2 से इसको काटोगे तो 5 10 0 हो जाएगा, है ना, 2 6 12 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4 और फिर 1 बचेगा तो 5 10, 3 5 15, 25 5 125। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 125। ठीक है, तो ऐसे इसको निकाल लेंगे। ऑप्शन बी राइट हो गया। सॉरी। मानदंड संदर्भित परीक्षण बच्चे की निष्पत्ति का आकलन करता है। एक आदर्श समूह से, एक निश्चित व्यवहार से, सीखे हुए अनुभव से, या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो अधिकतर उपयोग किया जाता है और उपयोगी होता है। मिलान प्रकार का, बहुविकल्पीय, सत्य असत्य, या फिर वर्गीकरण प्रकार का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन होता है, वो होता है बहुविकल्पीय। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है जो अधिकतर उपयोग किया जाता है, उपयोगी भी होता है। कौन सा, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। ह्यूरिस्टिक जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ होता है सर खोजना। क्या होता है, खोजना। एक इकाई योजना होनी चाहिए, लचीली, परिचित विषयों से युक्त, विविधता प्रदान करने वाली, या फिर इस सभी प्रकार की होनी चाहिए। तो एक जो यूनिट प्लान होता है वो फ्लेक्सिबल भी हो और जो भी विषय हैं उनसे युक्त होनी चाहिए, डाइवर्सिटी प्रदान करने वाली हो। कुल मिलाकर के सारी ही विशेषताएं यूनिट प्लान की हैं।
दैनिक पाठ्य योजना निर्मित करने में क्या सम्मिलित है? जो दैनिक पाठ्य योजना है इसको निर्मित करने में, बनाने में क्या सम्मिलित है? उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विधि का निर्धारण या फिर उपरोक्त सभी। जो हम डेली लेसन प्लान बनाते हैं सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। देखिए, एक जो अच्छी और प्रभावी दैनिक पाठ्य योजना तैयार करते समय टीचर जो है ये सारे ही स्टेजेस को फॉलो करना चाहिए उसको। उद्देश्यों का निर्धारण सबसे पहले ये तय किया जाता है कि बालक जो है इस पाठ से क्या सीखेगा। जैसे उसके अंदर ज्ञानात्मक उद्देश्य आएंगे, कौशलात्मक उद्देश्य आएंगे, मतलब क्या सीखेगा, ठीक है, उद्देश्य क्या है। कंटेंट क्या, यानी विषय वस्तु का चयन शिक्षक तय करता है कि कक्षा में कितना कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, टॉपिक क्या रहेगा हमारा। शिक्षण विधि का निर्धारण, पाठ को समझाने के लिए कौन सी विधि, जैसे कहानी विधि का यूज करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करेंगे, व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, है ना। कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी इसका चुनाव यहाँ पे किया जाता है। और इसके साथ साथ फिर पाठ को और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाने के लिए जैसे हम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, चार्ट पेपर, मॉडल या जो भी डिजिटल टूल्स होते हैं उनका उपयोग भी इसी प्लान में किया जाता है। तो कुल मिलाकर के सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। निबंधात्मक परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से मापना, इसे प्रशासित करना आसान है, उच्च मानसिक क्षमताओं को प्रभावशाली तरीके से मापना, निम्न स्तर के उद्देश्यों को मापना। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे उच्च मानसिक क्षमताओं को प्रभावशाली तरीके से मापना, ठीक है, कि बच्चे के अंदर उच्च मानसिक क्षमताएं कितनी है इसको मापने के लिए हम निबंधात्मक परीक्षा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा भर भर के अपने विचार रखता है। अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना किसमें है? अनुमान बालक कहाँ लगाता है? मिलान प्रकार के प्रश्न में, सत्य असत्य में, बहुविकल्पीय में या इनमें से कोई नहीं। तो जहां अनुमान लगाया जाता है वो होते हैं बहुविकल्पीय, जिसमें हम खूब तुक्का लगाते हैं कि ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, खूब तुक्का लगाते हैं। कौन सा कार्य शिक्षण से संबंधित नहीं है? योजना टीचिंग से संबंधित है, बच्चों को गाइड करना, टीच करना। बजट बनाने का काम टीचर का सर नहीं है, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो छात्र के सीखने और डेवलपमेंट पर सेंटर्ड होता है। इसमें हम प्लान करते हैं पाठ को कैसे पढ़ाना है, इसकी पहले से तैयारी की जाती है, गाइड किया जाता है, छात्रों को सही दिशा दिखाई जाती है, उनकी प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है, शिक्षण किया जाता है, एक क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो बजट निर्माण है ये स्कूल मैनेजमेंट का काम है। शिक्षण कौशल का विकास किसके द्वारा किया जाता है? टीचिंग स्किल्स का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रो टीचिंग के माध्यम से होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। इतनी बात क्लियर है? यह कोई शिक्षण शैली नहीं है। व्याख्यान, प्रोजेक्ट, ह्यूरिस्टिक या फिर मूल्यांकन, कौन है जो टीचिंग स्टाइल नहीं है? देखिए यहाँ पे जो मूल्यांकन है ये कोई टीचिंग स्टाइल नहीं है। बाकी अब व्याख्यान कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ये सभी शिक्षण शैली हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है? उद्देश्यों का निर्माण, विषय वस्तु का चयन, पाठ्यचर्या सामग्री का संगठन या फिर सारे ऑप्शंस राइट हैं। आपको पता है पाठ्यक्रम बनाते समय हमें उद्देश्यों का भी ध्यान में रखना है, कंटेंट को भी ध्यान में रखना है, पाठ्य सामग्री का संगठन होना चाहिए, सारी बातें ध्यान यहाँ पे रखनी है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होगी। आप लोगों ने मैथ्स खूब पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन बीएससी मैथ्स से क्या होगा आपको पता होगा। दो विषम संख्याओं तथा एक सम संख्या का योग एक सम संख्या होगी। दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होगी। विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सर इसका जो राइट आंसर है वह सेकंड वन हो जाएगा। दो विषम संख्याओं तथा एक सम संख्या का योग एक सम संख्या होगी। यदि किसी शिक्षार्थी को संख्याओं और गणनाओं में समस्या हो रही है उसे क्या कहा जाता है? भाई उसको मैथ्स में प्रॉब्लम है। डिस्कैलकुलिया, दृष्टि स्थानिक विकलांगता है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है। देखिए डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने में दिक्कत है, डिसलेक्सिया में बच्चा जैसे कि बी को डी पढ़ देगा, गॉड को डॉग पढ़ देगा, इस तरीके से। डिस्कैलकुलिया जो है यहाँ पे ये मैथ से रिलेटेड होता है, कैलकुलेशन से याद रख सकते हो कैलकुलिया, ठीक है। तो डिस्कैलकुलिया जो है मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। गणित की कक्षा में संचार की क्षमता विकास से क्या तात्पर्य है? पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, दूसरों के विचारों का खंडन करना, गणितीय तथ्यों को संगठित, संप्रेषित और व्यक्त करना, बार ग्राफ के माध्यम से डेटा की व्याख्या करना। तो गणित की कक्षा में संचार की क्षमता विकास से मतलब क्या होता है? गणितीय तथ्यों को संगठित, संप्रेषित और व्यक्त करना। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। निम्न में से कौन माध्यमिक स्तर पर एक अच्छी गणित पाठ्यपुस्तक की विशेषता है?
तो वो है हमारी विषय को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। भाई मैथ्स आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे भर भर के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। 1/10 का मान 1/100 से अधिक है, इसकी व्याख्या करने के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे अधिक उपयुक्त है? डाइस ब्लॉक, संख्या चार्ट, अबेकस या 10x10 का वर्ग। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या होता है? 10x10 का वर्ग जो है वो सबसे ठीक रहेगा। त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये कथन क्या है? तो ये कथन जो है वो सत्य है, क्योंकि वे इस बात की जानकारी देती हैं, जो गलतियां हैं वो इस बात की जानकारी देती हैं कि बच्चा गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे करता है। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन किस पर बल देता है? शैक्षिक क्षेत्र के विकास पर बल देता है, गैर शैक्षिक क्षेत्र के व्यक्तिगत योग्यताओं के विकास पर बल देता है। जो आपका व्यापक और सतत मूल्यांकन होता है ये निरंतर होने वाला मूल्यांकन होता है, और व्यापक मतलब बच्चे के हर पहलू से जुड़ा मूल्यांकन कि बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, बच्चा किस स्किल में बढ़िया कर रहा है, कौन सी फील्ड में अच्छा कर रहा है, हर तरीके से बच्चे को मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड को लिखा है, किसके द्वारा कहा गया है? गैलीलियो, प्लेटो, आइंस्टीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पॉइंट है वो कहा गया है गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा? गैलीलियो। गणित कहा जाता है विद्यार्थी शत्रु, शक्ति की शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क व्यायाम है? तो गणित जो है ये एक मस्तिष्क व्यायाम है। क्या है? एक मस्तिष्क व्यायाम है। ठीक है, चलिए। गणित के अध्ययन से बच्चे में निम्न गुणों का विकास होता है: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, तार्किक सोच या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? हालांकि बच्चे की तार्किक सोच डेवलप होती है, लेकिन आंसर जो है इसका वो डी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। क्वेश्चन कहता है गणित में डर और असफलता का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लिंग भेद या कक्षा के अनुभव। देखिए, गणित सीखने की क्षमता का लड़के या लड़की होने से, जेंडर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लड़के भी मैथ्स में बुद्धू होते हैं, बहुत सारी लड़कियां बहुत होशियार होती हैं मैथ्स में। तो ऐसा लिंग भेद का कोई वो नहीं है कि जिससे बच्चे के अंदर एक डर आए। लेकिन जो प्रतीकात्मक संकेत है, देखिए गणित की बहुत जटिल भाषा होती है, जैसे टेक्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा नहीं समझ में आता है ना। तो गणित की भाषा जटिल होती है, गणित के चिन्ह देख करके बच्चे डर सकते हैं, है ना। तो सिंबॉलिक थॉट जो संकेत होते हैं वो बच्चों को डरा सकते हैं। गणित की संरचना भाई एब्स्ट्रैक्ट होती है मैथ्स। क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट। मूर्त तो होती नहीं है भाई, इसमें पूरा सवाल लगा रहे हो, सब दिमाग से लगा रहे हो, दिमाग का खेल है इसमें, है ना। तो कभी कभी इसकी जो अमूर्त प्रकृति है वो समझ से बाहर हो जाती है, जिसके अंदर हमारे अंदर डर पैदा हो सकता है, हम फेल हो सकते हैं। कक्षा के अनुभव, हो सकता है कि टीचर का पढ़ाने का तरीका बोरिंग हो, जिस वजह से बच्चे के अंदर असफलता का डर पैदा हो सकता है। लेकिन लिंग भेद का यहाँ पे कोई डर या असफलता से मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो सी है वह बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 49 है। यदि यह कोई गणितीय प्रक्रिया नहीं है, स्थानांतरण, प्रदर्शनकरण, याद करना या अनुमान लगाना। देखिए आप किसी चीज को याद कर रहे हो, रट्टा लगा रहे हो, ये कोई गणितीय प्रक्रिया नहीं है, गणितीय कौशल नहीं है। गणितीय संख्याओं की गणना करना, ग्राफ की व्याख्या करना, ज्यामितीय आकृतियां बनाना, गणितीय अवधारणाओं को डिफाइन कर रहे हैं आप, तो गणितीय कौशल नहीं है। तो गणितीय अवधारणाओं को डिफाइन करना गणितीय कौशल नहीं माना गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? ये नॉर्मन ए क्राउडर को जाता है। नॉर्मन ए क्राउडर। सूक्ष्म शिक्षण किसकी दक्षता पर केंद्रित है? तो सूक्ष्म शिक्षण जो है इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर कौशल यानी कि स्किल्स डेवलप की जाती है। भाई माइक्रो टीचिंग जो है इसका मेन उद्देश्य एक समय में एक विशेष कोई टीचिंग स्किल डेवलप करना होता है। जैसे कि बच्चे के अंदर एक समय में हम प्रस्तावना कौशल विकसित कर रहे हैं, प्रश्न या क्वेश्चनिंग स्किल हो गई, प्रश्न पूछने का कौशल, व्याख्या करने का कौशल, है ना। तो ये जो है किसकी दक्षता पर केंद्रित है? कौशल की, कि बच्चे के अंदर हम कौन सा कौशल विकसित कर रहे हैं। ये टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक प्रयोगशाला तकनीक मानी जाती है। इसमें तुरंत फीडबैक दिया जाता है ताकि बच्चा अपने स्किल्स में इंप्रूवमेंट ला सके। ऑप्शन बी राइट हो गया। सूक्ष्म शिक्षण क्या है सर? सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी है। शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी है। शिक्षक व्यावहारिक रूप से प्रदर्शन करता है और समझाता है। किसमें? व्याख्यान में,
खोज में, प्रदर्शन विधि में या समस्या समाधान विधि में? तो देखिए वो हमारी है प्रदर्शन विधि, जिसमें सामने टीचर दिखा भी रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, समझा भी रहा है। किसमें होता है? ये प्रदर्शन विधि में होता है। अभिवृत्ति मूल्य एवं रुचियां परिलक्षित होती हैं किसमें? तो ये भावात्मक पक्ष में अभिवृत्ति मूल्य और रुचियां किसमें दिखाई देती हैं? भावात्मक पक्ष से जुड़ी हैं ये। सामग्री की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए उसके घटकों में विभाजित करना है। ये विश्लेषण है, संश्लेषण है, बोध है या फिर मूल्यांकन है? ये आपका विश्लेषण से जुड़ा है। क्या हो जाएगा? विश्लेषण। संज्ञानात्मक पक्ष में सीखने का निम्नतम स्तर क्या है? बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान या फिर संश्लेषण? तो ये क्या हो जाएगा? ज्ञान जो है वो सबसे निम्नतम स्तर है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि ब्लूम ने दिया था उसके अकॉर्डिंग। CAI का पूरा नाम क्या होता है? CAI पूरा नाम होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। हाँ ठीक है, यही होगा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। टोली शिक्षण की निम्न परिकल्पना है। टोली शिक्षण की क्या परिकल्पना है? विद्यालयों के योग्य टीचर्स को अधिक छात्रों से साझा करना। ओके, जिसमें जो है बहुत सारे टीचर्स या कई टीचर्स बैठ करके पढ़ाते हैं। टोली शिक्षण होता है, इसमें कई सारे टीचर्स मिल करके पढ़ाते हैं। सुकरात की पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? सुकरात की पद्धति को हम प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। सर क्या कहते हैं? सुकरात की पद्धति को प्रश्न उत्तर विधि भी कहते हैं। शिक्षण का लक्ष्य क्या है? शिक्षण का लक्ष्य है, देखिए शिक्षण का लक्ष्य होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। डैश शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र या फिर विषय वस्तु? कौन सा हो जाएगा? वो है आपका शिक्षण विधि शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। डैश एक सफल शिक्षक की विशेषता नहीं है। कौन सा नहीं है? तो यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो है, एक सफल शिक्षक की विशेषता नहीं है कि वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे। एक शिक्षक के लिए कौन सा कौशल सबसे आवश्यक है? टीचर के लिए कौन सी स्किल सबसे बढ़िया है? बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों में सही जानकारी रखना, ये भी ठीक है। बच्चों को पाठ याद कराने की क्षमता, नहीं सिर्फ रट्टा लगवा दोगे। बच्चों को परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कराने में सक्षम रहना कि बस केवल परफॉर्मेंस बढ़िया कर लें, ये भी बेकार है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य होता है बच्चों को सीखने के लक्ष्यों को समझना। भाई जो है निदानात्मक परीक्षण की बात हो रही है, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात हो रही है। इसका मेन उद्देश्य ये पता लगाना है कि बच्चे को सीखने में कहाँ और क्यों कठिनाई हो रही है। ठीक है, और फिर निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग शुरू किया जाता है ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो गया। शिक्षण विधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है? शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की युक्तियाँ या फिर उपरोक्त सभी? क्या कहा जाता है? इनको शिक्षण की युक्तियाँ कहा जाता है। सर क्या? शिक्षण की युक्तियाँ। संकलनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। सतत परीक्षा, ग्रेडिंग और प्रमोशन के लिए उपयोगी, निदान केंद्रित या फिर उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा? निदान केंद्रित जो है संकलनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। गणित कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे मुख्य उपकरण कौन सा है? मानक निर्धारण, मापनी, परीक्षा, आकस्मिक निरीक्षण आलेख या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सारे ही यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए मूल्यांकन के उपकरणों की अगर बात करें यहाँ पे, तो गणित की कक्षा में सर्वांगीण मूल्यांकन के लिए टीचर जो है वो इन सभी उपकरणों का उपयोग करता है। एक तो आपका जैसे मानक निर्धारण, मापनी, रेटिंग स्केल हो गया, ये बच्चों के बिहेवियर, उसका एटीट्यूड और स्किल्स का लेवल क्या है उसको मापने में हेल्प करता है ये। दूसरा है एग्जामिनेशन, ये बच्चों के अंदर जो ज्ञानात्मक पक्ष है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की क्षमता कितनी है उसको जांचने का एक अच्छा तरीका है। आकस्मिक निरीक्षण आलेख, जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, इसमें छात्र के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका व्यवहार का संक्षिप्त विवरण होता है, जो उनके पर्सनैलिटी को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, हालांकि आजकल की शिक्षा पद्धति में केवल परीक्षा के बजाय इन सभी उपकरणों के मिश्रण की कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE पर जोर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन कहता है 69 नंबर, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है।
जब आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हो तो उसमें उपयोगिता को भी ध्यान में रखा जाता है, सहसंबंध के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है, बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए पाठ्यक्रम, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सरल उपागम की बात यहाँ पे नहीं की जाती है। देखिए कैसे उपयोगिता का सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। भाई विषय वस्तु ऐसी हो, कंटेंट ऐसा हो जो बच्चे के जीवन में काम आए, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करो जो बच्चे के लाइफ में आगे भी काम आए। वो कितना उपयोगी है इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। सहसंबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, यानी कि विभिन्न विषयों को एक दूसरे से कनेक्ट करके जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, पाठ्यक्रम बच्चे की रुचि, उसकी क्षमता, आयु, योग्यता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, और तो अब इसमें ये सारी ही चीज़ें इंक्लूड हैं। पाठ्यक्रम निर्माण जो है, पाठ्यक्रम को तैयार करते समय इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। सरल उपागम की बात करें तो पाठ्यक्रम निर्माण का कोई भी, देखिए ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम सरल ही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वो एक बैलेंस्ड हो और बच्चे के अकॉर्डिंग उसके अनुकूल हो, जरूरी नहीं कि सरल ही हो, इसलिए यहाँ पे सरल को हम हटा देंगे। आपकी कक्षा के कुछ छात्र बार बार गणित की परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, एक टीचर के रूप में आप क्या करेंगे? अभ्यास के लिए ज़्यादा परीक्षा देंगे, अच्छा कार्य न करने के परिणामों की व्याख्या करेंगे, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बिठा देंगे, कारणों का निदान कर निराकरण के लिए कदम उठाएंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन यह है कि कारणों का निदान कर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि आखिर बच्चे परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है, कारणों का पता लगाएंगे, फिर उसके बाद उसका निराकरण करेंगे। ऑप्शन डी राइट हो गया। गणित के मुख्य शैक्षिक मूल्य क्या हैं? तो गणित के जो शैक्षिक मूल्य में प्रयोगात्मक, सांस्कृतिक, अनुशासन संबंधी, ये सभी गणित के मुख्य शैक्षिक मूल्य माने जाते हैं। पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी है? संरचनात्मक, रूढ़िवादी, आलोचनात्मक। तो पाठ्यक्रम की प्रकृति जो है वो इन सभी प्रकार की होनी चाहिए। पाठ्यक्रम व्यापक रूप से प्रतिबिंबित करता है विद्यालय को, घर को, समाज को या फिर क्षेत्र को। तो जो पाठ्यक्रम होता है वो किसको प्रतिबिंबित करता है? समाज को, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है समाज के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। समाज की आवश्यकता, जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। जिस प्रकार के समाज की आवश्यकताएं बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, वैसे ही पाठ्यक्रम को भी टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। एक छात्र गणित का उपयोग करके व्यावहारिक समस्या को हल करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? गणित का उपयोग करके व्यवहारिक समस्या को हल कर रहा है तो पहले उसने सीखा, अब उसको उपयोग कर रहा है, यानी कि अनुप्रयोग कहा जाएगा इसको। अब वो उसको उपयोग करके देख रहा है कि हमारे लिए कितना उपयोगी है। ज्यामिति एक डैश प्रकार का गणित है, तो ज्यामिति किस प्रकार का गणित है? ज्यामिति व्यावहारिक गणित है। व्यावहारिक इसलिए होता ये माना गया है इसको क्योंकि ज्यामिति हमारे डेली लाइफ और एटमॉस्फेयर के साथ सबसे सीधे तौर पर एक कनेक्ट है। कैसे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात, देखिए हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, जैसे आपके सामने जैसे ये टेबल ही रखी है ना, आपका रूम है या आपके सामने कोई बॉल रखी है, कोई भी चीज़ है, वो किसी न किसी तरीके से ज्यामितीय आकार की ही होती हैं। तो ज्यामिति हमें इन आकारों को समझने में हेल्प करती है और ये हमारे दैनिक उपयोग में काम आती है। भाई जो भी नाप जोक है या बिल्डिंग बना रहे हो, सिलाई कढ़ाई है या जो भी आर्ट है, जैसे कामों में ज्यामिति का व्यवहारिक उपयोग सबसे अधिक होता है, इसलिए इसको व्यवहारिक माना गया है। ठीक है, बच्चों के लिए ज्यामिति की शुरुआत उनके एटमॉस्फेयर की वस्तुओं को पहचानने से होती है, जो इसे एक व्यवहारिक विषय बना देता है, इसलिए व्यवहारिक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया है। शैक्षिक उद्देश्यों को ब्लूम वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है, तो इन्होंने कितने में? तो इन्होंने जो है उसको 3 पक्षों में, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। कब दिया था वर्गीकरण? 1956 में दिया था। बाद में इनके ही से एंडरसन क्रैथवॉल ने 2001 में उसमें संशोधन भी किया था, ध्यान रखिएगा। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण में देखिए आ गई वही बात, ब्लूम का जो वर्गीकरण है, जो संशोधन हुआ था 2001 में, इन्हीं केसेस से एंडरसन क्रैथवॉल ने किया था। उसमें नया जोड़ा गया उद्देश्य कौन सा है? नया जोड़ा गया उद्देश्य जो है वह है निर्माण करना। सर क्या है? निर्माण करना। ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान स्तर पर छात्र कर सकेगा, क्या कर सकेगा? सूचना का प्रत्यागमन कर पाएगा। पर डैश परीक्षा में मानकीकरण एवं वस्तुनिष्ठता का अभाव है। किस परीक्षा में? बहुविकल्पीय में, मौखिक में, लिखित में या फिर निबंधात्मक परीक्षा में मानकीकरण और वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। किसमें? निबंधात्मक परीक्षा में। सर किसमें? निबंधात्मक परीक्षा में। डैश
सहायता करना है। गणित के प्रायोगिक ज्ञान के विषय में किसका, तो देखिए शिक्षण सहायता करना है गणित के प्रायोगिक ज्ञान के विकास में। भाई शिक्षण को इसलिए प्रायोरिटी दी गई है क्योंकि शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत ही प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार के ज्ञान का विकास होता है, इसलिए आपका टीचिंग राइट हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रतिपादक कौन थे, बीएस ब्लूम थे सर। कौन, बीएस ब्लूम। सामान्य से विशेष प्रकार की विधि कहलाती है। जब हम सामान्य से विशेष चलते हैं तो इसको निगमन विधि कहा जाता है। गणित और विज्ञान की टीचिंग में निगमन और आगमन, यही दो विधियां सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। जो हमारी निगमन विधि है, जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं। इसमें सबसे पहले छात्र को एक सामान्य नियम या सूत्र बताया जाता है कि बेटा ये सूत्र है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ठीक है। ओके, सूत्र बताया जाता है, फिर उसे विशेष उदाहरणों पर लागू किया जाता है। ओके, तो अब इस पर आधारित सवाल हल करवाए जाते हैं बच्चे से। तो ये आप जो है सामान्य से विशेष की तरफ चले गए कि भाई विशेष ये होगा कि इसी तरीके के क्वेश्चंस देकर के उनको आप हल करवा रहे हैं बच्चे से। ओके, इतनी बात है। चलिए, ये तो हो गया हमारा राइट आंसर। आगमन क्या है इसको समझ लो। आगमन, इसमें पहले जो है बहुत सारे विशेष उदाहरण दिए जाते हैं और छात्र खुद एक सामान्य नियम तक पहुंचता है। यानी छात्र जैसे मान लीजिए अलग अलग त्रिभुज हैं, वो नापेगा, ठीक है, फिर खुद ही नियम खोजेगा कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है सभी त्रिभुज में। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। किसी चर x के लिए रैखिक समीकरण का मानक स्वरूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ax + b = 0। गणित के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। गणित एक उपकरण है, गण कला का एक रूप है, एक भाषा है, या फिर ये सारे ही हैं। तो जो गणित है यहाँ पे ये सारे ही हैं। ऑप्शन डी राइट हो गया। डैश वह कथन है जो दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट के बीच अंतर संबंधों को इंगित करता है। वो है हमारा प्रमेय, जिसको हम थ्योरियम भी कहते हैं, ठीक है। प्रमेय वह कथन है जो दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट के बीच अंतर संबंध को इंगित करता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी पाठचर्या संबंधी गतिविधि नहीं है। पाठचर्या संबंधी गतिविधि नहीं है, कौन नहीं है। गणित प्रदर्शनी, गणित मेला, कक्षा शिक्षण, गणित क्लब। देखिए गणित मेला जो है वो पाठचर्या संबंधी गतिविधि यहाँ पे नहीं बताई गई है। सर्वप्रथम किसने क्रियात्मक अनुसंधान के कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया था। किसने क्रियात्मक अनुसंधान के कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया था, वो थे कर्ट लेविन। कौन थे, कर्ट लेविन। विद्यालय योजना में सुधार के लिए विद्यालय कर्मियों द्वारा विद्यालय की समस्याओं से संबंधित शोध है, कौन सा है, वह है क्रियात्मक अनुसंधान। क्या हो जाएगा सर, क्रियात्मक अनुसंधान। मानसिक रूप से विशेष बालकों की श्रेणी में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, तो इसमें मानसिक रूप से जो विशेष बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी इसी में आते हैं, मंदबुद्धि बालक भी विशेष बालकों की श्रेणी में आते हैं, क्रिएटिव बच्चा भी विशेष बालकों की श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शैक्षिक निदान किससे संबंधित है, जो शैक्षिक निदान है वह ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों से, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों से, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों से, इन सभी उद्देश्यों से संबंधित है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की मुख्य विशेषता क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की मुख्य विशेषता है विश्वसनीयता। परीक्षा सुधार प्रयास करता है निम्न के सुधार में, किसके सुधार में, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, मूल्यांकन परीक्षा, इन सभी के सुधार में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है वह मात्रात्मक मानी जाती है। व्यापक तथा सतत मूल्यांकन सहायता करता है दूर करने में, किसको दूर करने में, याद रखना, संभावना का अत्यधिक प्रयोग, इन सभी चीज़ों को जो है दूर करने में। छात्रों को उनकी उपस्थिति के अनुसार अंक प्रदान करना है, अनुपात मापनी, रेशियो स्केल कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। मूल्यांकन किया जाता है मापन द्वारा, मूल्यों के निर्माण द्वारा, ग्रेडिंग द्वारा, या फिर ये सारे राइट हो जाएंगे। तो जो मूल्यांकन है वह मापन, मूल्यांकन, ग्रेडिंग, इन सभी के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में कौशल का प्रदर्शन भाग कौन सा है, तो वह हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति की स्थिति का, नॉलेज एक्विजिशन फेज का, ठीक है। निम्न में से कौन सी कार्यपरक क्रियाएं नहीं है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, या फिर ये सभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका जो है वो ऑप्शन डी यहाँ भी राइट हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, एक अच्छा उद्देश्य जो है वो परीक्षण योग्य होना चाहिए।
आज का लास्ट क्वेश्चन, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नोट्स अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो फटाफट मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। आरसीएम उपागम का प्रयोग किन उद्देश्यों को लिखने के लिए किया जाता है? आरसीएम उपागम का जो उपयोग है वह जो है ये तो तीनों ही हमारे संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ब्लूम के हैं, ठीक है। यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो गया। कैसी रही क्लास ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। एंड जो है कि नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।